इस विधि में केवल चयनित या विशेष क्षेत्रों के लिए ही साख को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चयनित या क्षेत्र विशेष को। इससे संपूर्ण अर्थतंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो चुना गया क्षेत्र है उस पर ही प्रभाव पड़ता है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स या तरीके, विभिन्न ब्याज या कटौती दरें। अब क्या होता है, केंद्रीय बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्याज दर या कटौती दरें निर्धारित कर देता है। तो उससे क्या होता है, जिन क्षेत्रों में साख विस्तार करना होता है उनके लिए ब्याज दर या कटौती दर नीचे रखी जा रही है, और जिन क्षेत्रों के साख विस्तार को रोकना है उनके लिए ब्याज एवं कटौती दर ऊंची रखी जा रही है। तो इनके आधार पर साख को एक दिशा प्रदान की जाती है, एक वांछित दिशा प्रदान की जाती है अकॉर्डिंग टू नीड्स। अब है अंतर निर्धारण, फिक्सिंग ऑफ मार्जिन। व्यापारिक बैंक वस्तुओं की जमानत पर ऋण देते हैं। सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य एवं ऋण की राशि में 20 से 50% तक का अंतर रखा जा रहा है, वस्तुओं के मूल्य और ऋण राशि में। अर्थात बैंक अधिक मूल्य की वस्तुएं धरोहर के रूप में रखकर कम ऋण देते हैं। ये मीन्स आप मार्जिन को समझिए, मार्जिन ज़्यादा रखा जा रहा है, मार्जिन मोस्टली 50% रखा जा रहा है, 20 से 50% रखा जा रहा है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि मान लो वस्तुओं के मूल्य में कमी आ जाए, ये हमने पढ़ा था गुड्स वाले में, वस्तुओं के मूल्य में कमी भी आ जाए तो भी बैंक को हानि ना हो। और ये अंतर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इस अंतर को कम कर साख की मात्रा बढ़ा सकता है। धरोहर के मूल्य में ऋण की राशि को, मान लो अंतर को कम कर दिया तो साख की मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रकार केंद्रीय बैंक कुछ वस्तुओं के सीमांतर को बढ़ाकर ऋणों की मात्रा कम कर देगा, जबकि कुछ के सीमांतर को बढ़ाकर ऋण की मात्रा को घटा देगा। अब हम बात करते हैं, आरबीआई ने 21 अक्टूबर 1996 से पूर्व दालों, खाद्यान्नों, तिलों, वनस्पति घी, चीनी एवं गुड़, खांडसारी, रुई, कपास पर बैंक अग्रिमों के लिए 20 से 60% तक न्यूनतम सीमांतर लागू कर रखा था, लेकिन उसके बाद इसने न्यूनतम सीमांतर को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयात पूर्व जमा की व्यवस्था। आयातों को हतोत्साहित करने के लिए बैंक यह व्यवस्था करता है कि आयातकर्ताओं को लाइसेंस देने के लिए आवेदन करते समय ही आयात मूल्य का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक या अन्य अधिकृत बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है, और बैंक इस राशि पर ब्याज भी नहीं देता। इससे साख को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण। कुछ क्षेत्रों के लिए जिन्हें आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, उन पर ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या फिर उनके लिए ऋणों की अधिक सीमा तय कर दी जाती है। इससे उस क्षेत्रों पर या उस क्षेत्र विशेष पर साख के विस्तार पर नियंत्रण लग जाता है। नेक्स्ट है आपका ऋणों की स्वीकृति एवं जांच। कुछ जो क्षेत्र हैं, विशेष क्षेत्र हैं, उनमें ऋणों को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक नियम बना देता है कि उन क्षेत्रों में ऋण देने से पूर्व आरबीआई की स्वीकृति लेनी होगी। तो अनेक बार क्या होता है, निश्चित सीमा से अधिक ऋण देने के लिए भी केंद्रीय बैंक की स्वीकृति अनिवार्य कर दी जाती है, उससे भी साख पर नियंत्रण लग जाता है। और यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, नीदरलैंड, कनाडा, स्वीडन, अमेरिका आदि देशों में है। उसके बाद हम बात करते हैं नगद कोष का प्रवर्त्य प्रयोग। इस विधि में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण देने या विनियोग करने वाले बैंकों को एक निश्चित सीमा में नगद कोष नहीं रखने की छूट दे दी जाती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग आदि को प्रोत्साहित करना हो तो सूती वस्त्र उद्योग को ऋण देने वाले बैंकों के लिए एक निश्चित राशि तक नगद कोष न रखने की छूट दे दी जाएगी, और इससे इस राशि का प्रयोग वो क्या करेंगे, उस स्पेशल वस्त्र को उद्योग को, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए किया है तो उसको ऋण देने में प्रयोग करेंगे उस राशि को। इससे साख की मात्रा भी बढ़ेगी और सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास होगा और बैंकों के लाभ भी बढ़ेंगे, क्योंकि ऋण देने से बैंकों को जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो नगद कोषों से नहीं मिलेगा, वो तो पड़ा हुआ है धन बेकार। अब बात करते हैं उपभोक्ता साख नियमन का, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। विकसित देशों में जैसे औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी व्यापारिक बैंक उपभोक्ता वस्तुएं जैसे टीवी, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि खरीदने के लिए ऋण देते हैं। उपभोक्ता ऐसी ऋण किस्तों में चुकाता है, जिसे कि उपभोक्ता साख कहा जाता है, और जब साख की मात्रा को नियंत्रित करना हो तो बैंक ऐसे ऋणों पर प्रतिबंध लगा देती है। किस्तों में, इसको ऐसे समझ लो किस्तों में या ईएमआई, बात एक ही है। अब बात करते हैं हम दंडित ब्याज दर, पेनल्टी इंटरेस्ट। कई बार केंद्रीय बैंक क्या करता है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग साख सीमाएं निर्धारित कर देता है, लेकिन मान लो किसी बैंक ने उस स्पेशल क्षेत्र के व्यापारिक बैंक ने उस सीमा से अधिक ऋण दे दिया, तो फिर केंद्रीय बैंक ऐसे बैंक से दंडित ब्याज दर वसूल कर रहा है, दंडित ब्याज दर पर वो राशि वसूल करता है। बी जो है आपका वो है गुणात्मक में साख का संभाजन, रेशनिंग ऑफ
क्रेडिट। इसे साख का राशनिंग भी कहते हैं। इस विधि में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देगा और इस सीमा से अधिक ऋण की सुविधाएं बैंक उन बैंकों को प्रदान नहीं करेगा। इससे भी साख का प्रसार रुक जाता है और इसके लिए बैंक कई विधियां अपनाता है, जैसे किसी बैंक को दी जाने वाली ऋण सुविधा समाप्त कर देगा, बैंक को दिए जाने वाले ऋण का कोटा निश्चित कर देगा। इसके अलावा किसी वर्ष विशेष में दी गई राशि से अधिक ऋण नहीं दिए जाने के लिए निश्चित कर देगा, आदि सारी चीजें कर देगा। आपका नेक्स्ट है पब्लिसिटी। कौन सा? गुणात्मक विधियों का प्रचार। अब क्या है, बैंक कई बार प्रचार के माध्यम से भी साख नियंत्रण का कार्य करता है। इसके लिए बैंक विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से बैंकों के समक्ष, किनके? व्यापारिक बैंकों के समक्ष साख संबंधी विचार प्रस्तुत करता है और केंद्रीय बैंक विभिन्न सभाओं, संगोष्ठियों, समारोह, पत्रकार सम्मेलनों आदि में साख नीति के संकेत देता है और इस तरीके से व्यापारिक बैंक इन संकेतों को ध्यान में रखकर या इन प्रचार के इन पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के माध्यम से मिले हुए विचारों के ध्यान में रख करके साख सृजन का कार्य करते हैं। यह नीति विकसित देशों में अधिक सफल रही है। विकासशील देशों में व्यापारिक बैंक निजी लाभ के लिए प्रचार पर ध्यान नहीं देते हैं। इनके अलावा नैतिक अनुनय। कई बार केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर नैतिक दबाव डालकर भी साख को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। सेकंड, ये कहाँ से तो बैंक क्या करता है, नैतिक दबाव बनाकर भी साख नियंत्रण का कार्य करता है। बैंक की इस रीति के प्रभाव का आकलन करना थोड़ा कठिन है और नैतिक दबाव की सफलता कुछ बातों पर निर्भर करती है, जैसे केंद्रीय बैंक का मुद्रा बाजार एवं व्यापारिक बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए ताकि व्यापारिक बैंकों को यह भय बना रहे कि उन्होंने केंद्रीय बैंक की सलाह या प्रार्थना की उपेक्षा तो नहीं की है, नहीं तो केंद्रीय बैंक कठोर कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों के साधन सीमित हो और वे अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय बैंक पर निर्भर होने चाहिए, तभी नैतिक दबाव कारगर होंगे। इनके अलावा व्यापारिक बैंक एवं केंद्रीय बैंकों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं समझ की भावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई। साख नियंत्रण का अंतिम एवं कठोर हथियार माना जाता है ये। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अपनी नीति के अनुसार चलने के लिए बाध्य करता है। यदि कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके विरुद्ध फिर बैंक सीधी कार्रवाई करता है। स्टार्ट में वो क्या करता है, चेतावनी देता है मात्र, उसके बाद भी अगर ऐसा बंद नहीं हो रहा है तो उनकी ऋण सुविधाएं बंद कर देता है, ब्याज दर ऊंची वसूलने और बैंक का कार्यालय बंद करने तक की कार्यवाही भी की जा सकती है। सामान्य रूप से केंद्रीय बैंक के समक्ष प्रत्यक्ष कार्रवाई की नौबत नहीं आती है क्योंकि सभी व्यापारिक बैंक वैधानिक रूप से केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन करना, सभी व्यापारिक बैंकों द्वारा ये पालना करना अनिवार्य है। इसलिए केंद्रीय बैंक की अपनी सीमाओं के अंतर्गत ही प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। हम बात कर रहे हैं निष्कर्ष की। अगर हम सभी रीतियों का अध्ययन करें तो ये स्पष्ट है कि कोई भी रीति अपने आप में पूर्ण नहीं है, हर रीति के अपने अपने गुण दोष हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही केंद्रीय बैंक गुणात्मक एवं परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों के माध्यम से उनमें आपसी समन्वय स्थापित करते हुए और देश की अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग एक या एक से अधिक रीतियों को एक साथ अपनाते हुए साख नियंत्रण का कार्य करता है। सामान्य रूप से जब अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के कारण अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों को अपना रहा है। इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए कर रहा है तो फिर वो गुणात्मक साख नीतियों को अपना रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति के अप्रभावी होने के कारण क्या है, कि केंद्रीय बैंक इतनी सारी विधियां रीतियां अपना रहा है लेकिन फिर भी उस तरीके से प्रभावी नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। इनके रीजन क्या है? फर्स्ट हम बात करते हैं असंगठित मुद्रा बाजार। जो मनी मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, स्पेशली विकासशील देशों में, जबकि विकसित देशों में तो यह संगठित है, विकसित है। और संगठित मुद्रा बाजार के अभाव में साख नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो अधिक प्रभावी नहीं हो पाते हैं। इसलिए साख नियंत्रण की सफलता के लिए संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है। इनके अलावा साख की विभिन्न किस्में हैं, तो केंद्रीय बैंक साख को ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी अनेक प्रकार की किस्मों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है केंद्रीय बैंक का, केवल सीमित मात्रा में ही नियंत्रण करने में सफल हो पाता है। बैंकिंग परंपराओं का अभाव है। विकसित देशों में तो क्या है, बैंकों की परंपरा काफ़ी सुदृढ़ और परिपक्व हो चुकी है
और वहाँ के व्यापारिक बैंक वहाँ के केंद्रीय बैंक के संकेत मात्र से ही उचित कार्रवाइयाँ करने लगते हैं, किंतु विकासशील देशों में ऐसी परंपराएं नहीं है, इसलिए केंद्रीय बैंक को अधिक कठिनाई आती है। साधनों की अपर्याप्तता है केंद्रीय बैंक के पास, और ये भी डिपेंड करता है कि इस प्रकार की नीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है बैंकों के पास कितने वित्तीय साधन हैं। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक के पास वित्तीय साधन भी सीमित होते हैं, जबकि विकसित देशों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सीमित वैधानिक अधिकार भी हैं केंद्रीय बैंक के पास। मुद्रा बाजार एवं व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई के पास वैधानिक अधिकार बहुत कम मात्रा में है या सीमित मात्रा में है, इसलिए वो साख नियंत्रण का कार्य उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उनके द्वारा किए जाने चाहिए। अगर आप देखो, जहाँ कहीं भी केंद्रीय बैंक को व्यापक अधिकार दिए गए हैं वहाँ पर साख नियंत्रण करने में वो सफल रहा है, किंतु जहाँ पर नहीं है वहाँ पर फिर उस तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाया है। इसके अलावा विशाल अमौद्रिक क्षेत्र, ये सबसे बड़ी समस्या है विकासशील देशों की, कि विकासशील देशों में अमौद्रिक क्षेत्र ज़्यादा है, तो उस स्थिति में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अमौद्रिक क्षेत्र तो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के बाहर ही रह जाता है। इनके अलावा मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है बैंक का, तो उस वजह से उनकी समस्याएं भी देखने को मिलती है। चैप्टर क्लोज, चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका।